चलो। जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ दीपक कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ क्लासेस लालगंज। और मैं आज बहुत बड़ी शख्सियत के सामने अरविंद जी के साथ हूँ। और बच्चों, प्यारे बच्चों, कल जीएस का पहला लेक्चर था पॉलिटी का, और आपके रुझान आने शुरू हो गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोग काफ़ी इस लॉकडाउन के उसमें आप लोगों ने उसका काफ़ी पढ़ा, उसको सहयोग दिया, और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी तारीफ ये है कि मैं आप बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज में मैंने 1.5 साल बीएससी क्लासेस को पढ़ाया, और इसके पहले 1.5 साल मैंने काशी ब्राइट में पढ़ाया, 1.5 से 2 साल, और इसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मेरा केंद्रीय विद्यालय रायबरेली में, ये लालगंज में मैं पढ़ा रहा था, और केंद्रीय विद्यालय रायबरेली में कॉन्ट्रेक्चुअल पर हुआ है। मेरा गवर्नमेंट में भी हो रहा है बच्चों, लेकिन मैं उसका खुलासा भी नहीं करूँगा जब तक हो ना जाए, क्योंकि आप जानते हो भारत में जो वैकेंसियाँ हैं 1.5-2-3 साल ऐसे ही रुकी रहती हैं, और जब आपको पता भी हो, पता नहीं कब हो, ठीक है, जब तक हो ना जाए तो उसकी बात नहीं करनी चाहिए। और इसके मैंने वनडे एग्जाम्स का उत्कर्ष इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप भी पढ़ाया, और मैं अपनी क्लासेस जो एकेडमिक की क्लासेस हैं 6 to बीएससी की हैं। अच्छा, इस लॉकडाउन में सब कुछ अस्त व्यस्त के चलते अपना माइंड को पॉजिटिव रखना है, हमें भी अपने घर वालों को भी खुश रखना है लॉकडाउन में, क्योंकि अगर हम परेशान होते रहेंगे तो हमारा जो भी जीने का दिनचर्या वो और गड़बड़ाता रहेगा, और हम टूटते चले जाएंगे। तो अपने आप को मजबूत करना है, और ये लॉकडाउन सबसे अच्छा वक्त है पढ़ाई करने का। मैंने एसएससी की मैथ्स स्टार्ट किया है, और पीजीटी टीजीटी की तैयारी के लिए 11th-12th का एकेडमिक का हमारे यहाँ जो भी क्लासेस है 6 to बीएससी, अरविंद जी हमसे कई बार कहे हैं कि इसको शुरू किया जाए, तो मैं इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि सुबह निकल जाते हैं, उसके शाम को 3 बजे आते हैं, 7 बजे तक बहुत ज़्यादा बिजी थक जाते हैं, तो कहाँ से मैं बैच स्टार्ट चालू करूँ। अरविंद जी हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, अंकित जी भी इसी तरह हमको मोटिवेट करते हैं कंपटीशन के लिए। तो मैं सुचारू रूप से, अब समय है, सभी लोग घर पर हैं, तो मैंने इस कड़ी की शुरुआत की। इसका कोई भी मोह नहीं हमको कि हमें इस फील्ड में मतलब कि पैसे का लालच है, लेकिन हाँ, आपका प्यार मिला उसमें भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अरविंद जी से कहूँगा कुछ बोलिए, कुछ कहें। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। कल जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटी का पहला लेक्चर देखा और पॉलिटी की बेसिक जानकारी को अध्ययन किया था। आज पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है, जिसमें उसी के आगे से हम लोग शुरुआत करेंगे और बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने कल पॉलिटी में देखा कि दुनिया में जो पॉलिटी है, संविधान है, इसका विकास कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हमें जानना है कि जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसकी शुरुआत कैसे हुई है, कैसे उसका विकास हुआ है, कैसे लोगों को पता चला कि हमारे देश के लिए और हमें एक संविधान की जरूरत है, जिसके द्वारा सुचारू रूप से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। तो हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास कैसे होता है, और उसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको जानना है, इससे पहले भी जानना है आपको, अगर आपसे देखा जाए तो एक हम लोग जैसे कि बीए में राजनीति शास्त्र, आप जानते हो राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति शास्त्र आपको पता है, इस राजनीति शास्त्र का जो जनक माना गया है वो माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। ये एक यूनान के दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थे, और ये सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात था। और आपको पता होना चाहिए, अरस्तु की एक पुस्तक है द पॉलिटिक्स। तो अक्सर एग्जाम में, कभी हमारे वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में जो राजनीति की शुरुआत हुई वो किसके माध्यम से की गई थी, और भारतीय राजनीति शास्त्र का जनक किसे, अगर यहाँ इसके शुरुआत में अगर भारतीय राजनीति पूछे, भारतीय राजनीति शास्त्र का जनक
अगर आपसे पूछा जाता है तो हम क्या बताते हैं, हमें नहीं पता हो पाता है, क्योंकि हम इस चीज को नहीं पढ़ते। भारत में जो राजनीति का जो उदय हुआ था उसमें अहम श्रेय था कौटिल्य का। कौटिल्य जिनको चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त भी है। विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। ये चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे, तक्षशिला के आचार्य थे। और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इन्हें भारतीय राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है जिसमें राजनीति शास्त्र का उल्लेख मिला हुआ है। इन्होंने अपने राजनीति के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया था। और आपको पता होना चाहिए जो भारतीय राजनीति शास्त्र है इसका जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख हमारे दुनिया का जो सबसे प्राचीन दस्तावेज है, दुनिया का सबसे प्राचीन दस्तावेज जो हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन जो हमारा दस्तावेज है ऋग्वेद, इसमें मिलता है। अगर आपसे पूछता है कि राजनीति शास्त्र का उल्लेख किसमें मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कई तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारे आज की राजनीति है जिसको हम कहते हैं आधुनिक राजनीति, आधुनिक राजनीति, जो आधुनिक राजनीति की शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, तो हमें आंसर देना है ब्रिटिश प्रभाव से। ब्रिटिश प्रभाव के द्वारा आधुनिक राजनीति की शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार हमें ये 2-4 फैक्ट हमें याद रखना है। आपसे पूछा जाए राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। और इनकी पुस्तक कौन सी है, द पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। और ये सिकंदर के गुरु थे, ये दार्शनिक थे। और याद हो आपको इन्हें जीव विज्ञान का भी जनक माना गया है। ये भी पूछा जाता है जीव विज्ञान के जनक भी कौन है तो अरस्तु। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर वही है जो विश्व विजय का अभियान लेकर निकला था, संपूर्ण विश्व पे फतेह हासिल करना चाहता था। महान, जिसको अलेक्जेंडर बोला जाता है, सिकंदर महान बोला जाता है, जिसने 326 ईसा पूर्व भारत पे आक्रमण किया था राजा पोरस के बीच। आपको पता होगा कि झेलम नदी के तट पर हार्डिस्पीस या विशेषता का युद्ध हुआ था। और वही सिकंदर है जो किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। आपको बताएंगे हिस्ट्री में इसकी कहानी पूरा पढ़ाएंगे। सिकंदर के मन में विश्व विजय का जो अभियान है मन में कैसे आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सिकंदर के जो गुरु अरस्तु एक दार्शनिक थे, लेकिन सिकंदर के मन में ऐसी ये उद्देश्य का ऐसा विचार कहां से आया कि वो विश्व को फतेह हासिल करने निकल पड़ा। तो इन सब चीजों के बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे। और हमें आज जानना है कि भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है। ये 2-4 फैक्ट आप सभी को याद कर लेना चाहिए। इनको आप नोट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये जानकारी आपकी बेसिक जानकारियां हैं। इस तरह हम अपने सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। अब देखते हैं हम जो भारतीय राजनीति शास्त्र की जो भारतीय राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे लोगों को पता चला कि हमें अपने देश के लिए एक संविधान बनाना है। अब जानते हैं भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था का विकास, भारतीय राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, कैसे लोगों को मन में आया कि हमें संविधान बनाना चाहिए अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक संविधान की जरूरत है।
कैसे पता चला लोगों को? आपको पता होना चाहिए हमारे देश में कई सारी यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आई थी। आपको पता होना चाहिए यूरोपीय कंपनियां, यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। दुनिया में 7 महाद्वीप है, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका है, चौथा आपका दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। यूरोप महाद्वीप से कई सारी कंपनियां आती हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले लोग हमारे देश में जो व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं वो कंपनी कौन सी थी? तो सबसे पहले हमारे यहाँ 1498 ईस्वी को पुर्तगाली है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी को पुर्तगाली आए और 1600 ईस्वी को अंग्रेज, 1600 ईस्वी को अंग्रेज आए और 1602 ईस्वी में डच, 1602 ईस्वी में डच आए और 1616 ईस्वी में डेनिश, 1616 ईस्वी में डेनिश आए और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं और 1731 ईस्वी में स्वीडिश आते हैं। इस तरह हमारे देश में कई देशों की कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से आती हैं और हमें जानना है होता है, कभी कभी इनको मिलान करने के लिए आता है कि कौन कब आया था। तो सबसे पहले हमारे देश में जो कौन से लोग आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी को। आपको पता होना चाहिए वास्को डिगामा आता है, पुर्तगाल का रहने वाला होता है वास्को डिगामा, जिसने भारत की खोज की थी और वो समुद्री रास्ते से होते हुए भारत के कालीकट में आया था। कहां? केरल में एक स्थान पड़ता है कालीकट, और यहाँ पे एक राजा थे उस समय जमोरिन, एक हिंदू राजा थे जमोरिन, जिन्होंने वास्को डिगामा का क्या किया था? स्वागत किया था। और वर्तमान में इस कालीकट का नाम कोझिकोड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कोझिकोड कर दिया गया है। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली आए। हमारे देश में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए। और फिर कौन आए थे? फिर अंग्रेज आते हैं। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए और 1620 ईस्वी में डच आए, 1616 ईस्वी में डेनिश आए थे, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए और 1731 ईस्वी में स्वीडिश आए। तो आपसे एग्जाम में आता है कि हमारे देश में सबसे पहले व्यापार करने कौन आया था? तो हम क्या बताते? पुर्तगाली आए थे। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि सबसे बाद में कौन गया? भारत से सबसे बाद में गया कौन है? तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में पुर्तगाली हमारे भारत से जाते हैं। पुर्तगाली भारत में आपको याद होना चाहिए 1961 में ये गोवा आजाद हुआ था। गोवा को छोड़कर पुर्तगाली भारत से वापस लौट गए थे। तो गोवा से पूछा जाता है एग्जाम में कि गोवा आजाद कब हुआ था? तो 1961 में गोवा आजाद हुआ पुर्तगालियों से और पुर्तगाली 1961 में भारत से गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और पुर्तगाली ही सबसे बाद में जाते हैं गोवा को छोड़ के। कब? 1961 में। आपको पता होना चाहिए गोवा आज इन चर्चा में रहता है। गोवा आपको पता होना चाहिए गोवा भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और गोवा कि जो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गोवा का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। और गोवा की जो मुख्यमंत्री थे मनोहर पार्कर, जिनका देहांत हो गया था और उनके स्थान पे प्रमोद कुमार सावंत को वहां का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना। मैं आपको एक एक चीजें करंट ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट को विधिवत पढ़ाने वाला हूं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और लेक्चर को देखते रहिए और एग्जाम में बेहतर कर पाओगे आप। अब देखिए ये सभी लोग आए भारत में। ये क्या करने आए थे? भारत में व्यापार करने आए थे। कैसा व्यापार करने आए थे? उपनिवेशिक व्यापार करने आए थे। उपनिवेशिक व्यापार क्या होता है आपको पता होना चाहिए। भारत में ही चीजों को खरीद कर और उसका मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में ही बेचा जाए, ऐसा व्यापार कैसा व्यापार कहलाता है? उपनिवेशिक व्यापार कहलाता है। तो ये सब उपनिवेशिक व्यापार करने आए थे। इनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत एक ऐसा देश था, भारत सोने की चिड़िया था। भारत पे जो
भारत आज भी आपको पता होना चाहिए, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारे किताबों में खुले शब्दों में लिखा होता है कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। और भारत इस समय क्या था, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था। भारत पे इतना खजाना था कि भारत को प्राचीन काल से मध्यकाल में इतने सारे लोगों ने, इतने विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, भारत को लूटा, लेकिन भारत का खजाना कम नहीं हुआ। विदेशी खजाना फुल हो गया, लेकिन भारत का खजाना कम नहीं हुआ। तो इनका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापार से शुरुआत किया और इन्होंने कई क्षेत्रों में अधिकार करना चालू कर दिया और इस तरह ही इन्होंने क्या किया, भारत पे शासन करना चालू कर दिया। ये बताइए इनमें से सबसे जो कठोर शासन किया, नियमानुसार किया, हमारे देश को गुलाम किसने बनाया, वो कौन थे, अंग्रेज थे। हमें किसके बारे में जानना है, अंग्रेजों के बारे में जानना है। ये अंग्रेजों ने भारत पे सबसे कठोर शासन किया है, सबसे नियम कानून के द्वारा शासन किया है। इन्हीं अंग्रेजों के द्वारा हमारे संविधान का विकास हुआ है, इनके द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से हमारे संविधान का विकास हुआ है। हमें नहीं पता था हमें अपने देश के लिए संविधान बनाना है। हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, इस समय भारत पे क्या था, राजा का शासन था। इस समय भारत पे राजा कौन था, भारत का शासक कौन था, आपको याद होना चाहिए। 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत पे आए, तब भारत का जो राजा था वो कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर था। आपको याद होना चाहिए अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। और अंग्रेज भारत पे कब आए, 16 ईस्वी में आए थे। तो भारत का राजा कौन था, अकबर था। अकबर था इस समय राजा। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है जहांगीर। अगला राजा नाम कौन बनता है, जहांगीर बनता है। जहांगीर का जो शासन काल है 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन होता है। आपको याद होना चाहिए, हमें अंग्रेजों के बारे में जानना है। अंग्रेजों ने हमारे देश पे इतने सालों तक शासन किया, आपको पता होना चाहिए। 1600 में आए, 1947 में हमारा देश आजाद होता है। इतने सालों तक हमारे देश को गुलाम रखा और हमारे देश पे शासन किया है। तो क्या उथल पुथल शासन किया इन्होंने उथल पुथल शासन नहीं किया है। हमारे देश में एक नियमानुसार कानून के माध्यम से समय समय पर कानून बना के एक नियम के अनुसार शासन किया है। भारत पे कई सारे कानून बनाए हैं, कानून के द्वारा शासन किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत पे अधिकार कैसे प्राप्त किया। कहा जाता है अगर जहांगीर भारत पे व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को नहीं देते तो भारत गुलाम नहीं होता। तो इस चीजों को हमें समझना है कि जहांगीर से भारत में व्यापार करने का अधिकार कैसे प्राप्त होता है, कैसे भारतीय लोगों को संविधान का ज्ञान होता है कि हमें अपने देश के लिए अंग्रेजों की तरह ही एक संविधान, एक कानून बनाने की आवश्यकता है। उन चीजों को जानना है। आपको पता होना चाहिए जब अंग्रेज भारत पे आए तो अकबर का शासन था। लेकिन आपको याद होना चाहिए सबसे जो पहला अंग्रेज आता है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो उसको आपको सबको पता है, कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था। आपको पता होना चाहिए जब 1600 में अंग्रेज आए भारत पे तो कोई भी देश के लोग दूसरे देश पे ऐसे करके अपने मन से नहीं चले जाते। आपको पता होना चाहिए आज भी हमें किसी दूसरे देश में जाना है तो कई सारे नियमों के द्वारा जाया जाता है। जब उस देश में हमें आने की परमिशन नहीं होगी तब तक हम उस देश में नहीं जा सकते, ना तो जब तक हमें अपने देश से दूसरे देश में जाने का कानून नहीं लागू होगा तब तक हम दूसरे देश में नहीं जा सकते। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वैसे ही 1600 में जब अंग्रेज भारत पे आए तो कैसे आए, आपको याद होना चाहिए कि 1600 का चार्टर एक्ट, एक कानून, 1600 का चार्टर एक्ट एक कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है, पारित होता है। 1600 का चार्टर एक्ट आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। हर देश की संसद का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम। जैसे भारतीय संसद को संसद ही कहा जाता है,
अमेरिका की संसद कांग्रेस है और ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट है और इसी प्रकार आपके बांग्लादेश की संसद जातीय संसद है और नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। अफगानिस्तान की क्या है? शूरा है। पाकिस्तान की क्या है? नेशनल असेंबली है और चीन की क्या है? नेशनल पीपुल असेंबली। इस तरह कई सारे देशों की अपने अपने संसद के नाम। भूटान की संसद अक्सर एग्जाम में पूछता है तो तोसुंगलू है। क्या बोलते हैं उसको? तोसुंगलू बोलते हैं। भूटान की संसद अक्सर एग्जाम में आता है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ब्रिटेन की जो संसद है पार्लियामेंट, वहां पे 1600 का चार्टर एक्ट एक कानून पारित हुआ और इस समय यहाँ की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम जो इस समय यहाँ की महारानी थी, उनके द्वारा ये व्यापारियों को, ब्रिटिश व्यापारियों को कहा गया कि आप दक्षिण एशिया के किसी भी देश में जाके 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बन के पारित हुआ 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि आप दक्षिण एशिया में किसी भी देश में जाके 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो। और तभी 1600 में अंग्रेज भारत पे आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना की गई थी सूरत में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इसी कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। अक्सर आपके एग्जाम में आप पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई किस कानून के द्वारा की गई, तो 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की गई थी। और इसी कानून के द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों को 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ और इस तरह ये भारत में आए। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, इसके पश्चात कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज होता है जो भारत की यात्रा पर आता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था जो 1608 ईस्वी में भारत आया। ये भारत में क्या आता है? व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। और इस समय भारत का राजा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और राजा कौन बनता है 1605 में? जहांगीर बन जाता है और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। और कैप्टन हॉकिंस आता कब है? 1608 ईस्वी में आता है। तो राजा कौन है इस समय? जहांगीर है। जहांगीर के दरबार में आता है क्योंकि जहांगीर पूरे भारत का राजा है और उसके बिना परमिशन के कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति भारत में व्यापार की शुरुआत, अपने काम की शुरुआत नहीं कर सकता है क्योंकि भारत का राजा कौन है? जहांगीर है। तो जहांगीर से अनुमति लेना जरूरी है और कैसे अनुमति लेता है, कैसे क्या होता है, उन चीजों को भी हम जानेंगे। जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है और अपने व्यापार करने का प्रस्ताव पेश करता है कि हमें भारत में छोटी सी जगह चाहिए और व्यापार करना है, और तभी जहांगीर तो जानता है कि अंग्रेज है ये केवल हम लोग जानते हैं, अंग्रेज बोलते हैं कि अंग्रेज केवल क्या है? अंग्रेज केवल नाम के जानते हैं कि अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज वास्तव में अंग्रेज थे। आप जानिए कि अंग्रेजों ने कई सारे देशों को गुलाम बनाया है। ये भारत ही नहीं था जिसको गुलाम बनाया है। अंग्रेजों ने कई देशों के साथ व्यापार करने की रणनीति से वहां पे अधिकार किया है। अमेरिका को आपको मैंने बताया था, अमेरिका भी किसका गुलाम था? अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था। इस तरह आप जानिए, आपको जो आप जानते हो एक आसियान संगठन है, आसियान संगठन देश है, आपको पता होना चाहिए। आसियान में 10 देश हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सभी पे क्या था? ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन का व्यापार होता था ये आसियान पे, वही प्रमुख इसके देश हैं। और आपको पता होना चाहिए 2018 में मुख्य अतिथि के तौर पे आपके यहाँ जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे आसियान देश के प्रमुख। ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2018 में मुख्य अतिथि के तौर पे
भारत में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कौन आए थे? तो आसियान देश के प्रमुख आए थे। 2019 में कौन आया था? आपको पता होना चाहिए। 2019 में आए थे आबू धाबी के जो प्रिंस थे शेख मोहम्मद बिन जायद, वो आए थे आपके यहाँ। हर बार आपका जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था गणतंत्र दिवस के अवसर पे, ये आज से नहीं, जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब से हमारे देश में इस पर्व में, इस राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं हम, और कोई ना कोई अतिथि के तौर पे हर देश से आता है। और हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, आपको पता हो, सुक्रीनो भारत पे आए थे। कौन आए थे? इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुक्रीनो भारत पे आए। तब से लगातार आज तक हमारे देश में गणतंत्र दिवस पे कोई ना कोई मुख्य अतिथि के तौर पे आता है। और इस बार कौन आए थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आए थे हमारे यहाँ। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बराक ओबामा के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वर्ष 2015 में भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन आया था? तो आपको याद होना चाहिए बराक ओबामा आए थे। और 2016 में अगर पूछ लिया जाए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन आया था, तो फ्रांसो ओलांद आए थे। और 2017 में कौन आया था? तो इस तरह आपको लगातार आपको सब चीजों के बारे में अध्ययन करना है, सभी के बारे में जानना है। लगातार करंट आपको पता होना चाहिए, विगत वर्षों के, पिछले वर्षों के पूछ लेता है। तो ये एक ऐसा पर्व जो हमारा संविधान है, ये जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, एक ऐसा त्योहार है, इस दिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन आता है इसके बारे में हमें जानकारी रखना है, और अच्छे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको 1 नंबर पाना है, आपको सही करना है, तो हमें इन पर अच्छे से ध्यान देना है। अगर आगे हम सारी चीजों को बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जब कैप्टन हॉकिंस आता है तो जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर से व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। जहांगीर ने जानता था कि ये अंग्रेज हैं, जिस देश पे व्यापार करने गए उस देश पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया है और वहां पे शासन करना चालू कर दिया है। तो जहांगीर ने क्या कहा कि आप मेरे देश में आए हो, मैं इस देश का राजा हूं, आप मेरे यहाँ आए हो, तो आप मेरे यहाँ आए हो तो क्या हो? आप मेहमान समान हो, आप मेरे यहाँ आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप भारत घूम लीजिए, मेरे यहाँ आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आपको व्यापार करने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको एक उपाधि देता हूं सम्मान के साथ, कैप्टन इंग्लिश खान। जहांगीर ने क्या किया? कैप्टन हॉकिंस को कैप्टन इंग्लिश खान की उपाधि देकर भारत से वापस कर दिया, लेकिन व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया। वो जानता था कि अंग्रेज है, ये जिस देश पे गए उस देश पे अधिकार कर लिया है। और जहांगीर ने क्या किया? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर भारत से सम्मान के साथ वापस कर दिया और कैप्टन हॉकिंस भारत से वापस चला जाता है। ये आप बताइए, कभी आप एक काम में असफल हो जाते हो तो क्या दोबारा उस चीज पे ट्राई नहीं करते हो? करते हो ना? हम सब करते हैं कि अगर एक बार सफलता मिल जाती है तो हम दोबारा भी ट्राई करते हैं। और ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन योद्धाओं ने, जिन व्यक्तियों ने लगातार प्रयास किया है तो उनका उद्देश्य जरूर पूरा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, इतिहास की आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छे से कि जो व्यक्ति, जो महापुरुष अपने उद्देश्य के साथ डटे हुए हैं और निरंतर प्रयास किया है, उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया है। जैसे आपको मैं बताता हूं, लगातार जिन योद्धाओं ने, आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण करने वाला एक व्यक्ति था, थोड़ा सा जान लो। मुस्लिम आक्रमण, भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और क्या किया था? सिंध प्रांत पे किया था। सिंध प्रांत पर इसने क्या किया? अधिकार कर लिया। इससे पहले भी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और सिंध प्रांत पे कब्जा कर लिया। इससे पहले भी 636 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के ही प्रांत का एक शासक था उमर खलीफा ने भारत पे आक्रमण किया था और यह आक्रमण क्या हुआ था? असफल हो गया था।
ये अरबों के द्वारा ही किया गया आक्रमण था, लेकिन अरबों ने हार नहीं मानी और उसने अपने दोबारा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, जिसने भारत पे पहला आक्रमण किया और सफल कर लिया था। इसने सिंध प्रांत भी किया था और सिंध प्रांत के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध प्रांत पे अधिकार कर लिया था। तो इसका भी उद्देश्य पूरा हुआ। इसका उद्देश्य था भारत पे आक्रमण करके लूटना और इस्लाम का प्रसार करना, उसका उद्देश्य पूरा हुआ। इसके बाद आपको पता होना चाहिए भारत पे आता है गजनवी। गजनवी भारत पे 1001 ईस्वी पर आक्रमण करता है। इसने आक्रमण सबसे पहले कहां पे किया था आपको पता होना चाहिए। तो गजनवी जो 1001 ईस्वी पर आक्रमण किया तो ये पंजाब प्लस अफगान पे किया था, पंजाब प्लस अफगान पे किया और इसने राजा जयपाल को पराजित कर दिया। और इसका उद्देश्य था भारत पे आक्रमण करने का सिर्फ लूटना, और लूटने के उद्देश्य से भारत में इसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। 17 बार के आक्रमण में 1025 का जो गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था, सबसे फेमस आक्रमण है। इसने 1400 अरब करोड़ की वर्तमान की संपत्ति को लूट लिया था, इसने जब्त कर लिया था और इसका उद्देश्य क्या था? लूटना। इसने लूटा भारत को। वो कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। तो जिसका जो उद्देश्य होता है वो पूरा होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गोरी आता है भारत पे आक्रमण करने। मोहम्मद गोरी आपको पता होना चाहिए 1175 पे ये आक्रमण करता है। पहला मुल्तान पे करता है, मुल्तान पे अधिकार कर लेता है। इसके बाद 1178 में जब ये गुजरात पे आक्रमण करने जाता है तो गुजरात पे सबसे पहले गोरी को हार मिलती है। कौन हराता है? भीमदेव द्वितीय है, उसी को बोला जाता है मूलराज द्वितीय। भीमदेव द्वितीय व मूलराज द्वितीय ने सबसे पहले गोरी को 1178 में गुजरात में पराजित किया था। लेकिन क्या गोरी का उद्देश्य आपको पता है? गोरी का उद्देश्य था भारत को लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। उससे पहले गजनवी का लूटना था, साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। उसने लूटा, 17 बार आक्रमण कर लिया। लेकिन जब गोरी भारत पे आता है तो गोरी का उद्देश्य है भारत को लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। गोरी को पराजय प्राप्त होती, सबसे पहले हार जाता है गुजरात में भीमदेव द्वितीय से, मूलराज द्वितीय से। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? कितनी भी मार पड़ जाए, हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए, लेकिन हमें भारत को लूटना है और अपने साम्राज्य को स्थापित करना है। और उसने यही किया। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, ये इसने देखो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई ले ली, युद्ध कर लिया। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान उस समय के दिल्ली और अजमेर के राजा थे, एक महान राजा थे जो कहा जाता है कि शब्दवेदी बाण चला लेते थे। शब्दवेदी बाण दो ही लोग चला पाते थे, कहा जाता है। इतिहास में ऐसा हमने पढ़ा है, जैसा कि राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान, उनसे ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है। और फिर पृथ्वीराज चौहान से क्या होता है? गोरी पराजित हो जाता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है भारत को लूटना और साम्राज्य को स्थापित करना। और उसने क्या किया? अपने संघर्ष के द्वारा 1192 ईस्वी में क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित कर लिया। और इसके बाद फिर कन्नौज का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है, जो उसमें कन्नौज के राजा होते हैं, राजा जयचंद, उनको भी पराजित करके भारत में इस तरह अपने साम्राज्य को पा लेता है। क्या उसका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ? वैसे ही जब कैप्टन हॉकिंस को भारत से वापस कर देता है जहांगीर, तो ब्रिटेन में वो जाता है, अपने भाइयों से वहां बताता है कि भारत का जो राजा है जहांगीर, उसने हमें व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया। तो उनमें से आपको पता होना चाहिए, अब एक व्यापारी भाई था जिसका नाम था सर टॉमस रो। जिसका नाम क्या था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को जब ये बात पता चली कि हमारा भाई जो कैप्टन हॉकिंस गया था भारत पे व्यापार करने के लिए और उसको व्यापार करने का उद्देश्य या वहां पे अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया, तो सर टॉमस रो ने ये अपने मन में संकल्प कर लिया, एक उद्देश्य बना लिया कि मैं अब भारत में जाऊंगा और मैं व्यापार करने के अधिकार को लेके आऊंगा और कुछ भी हो जाए उसके लिए, मुझे कुछ भी हो जाए। जब उद्देश्य अच्छा होता है, जब उद्देश्य हमारा एकदम दृढ़ निश्चय हो, कर लो किसी काम पे, तो काम पूरा जरूर होता है।
और इसका भी उद्देश्य वैसे ही गोरी जैसा है, गजनबी जैसा है, वैसे ही उद्देश्य ये भारत में आता है और कैसे क्या करता है, इन चीजों के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। मैं आपको विधिवत में पढ़ाना चाहता हूं कि आप अगर इस टाइप पढ़ लोगे, ये आपको ये मत समझिएगा कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आपको मैं दिमाग में क्रिएट करना चाहता हूं। पहले तो माहौल आप जान लीजिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो विकास हुआ तो कैसे हुआ। जब आप पूरे संवैधानिक विकास के बारे में पूरे लेक्चर देख लोगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगी। ये सब हमको कहाँ मिलते पढ़ने के लिए, ये सब कोई नहीं बताता है। ये हिस्ट्री का भी पोर्शन है और हमारे संविधान का भी पोर्शन आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में वहीं से शुरुआत होती है। तो अंग्रेजों ने कौन कौन से कानून बनाए, कैसे भारत पे अधिकार किया और कानून बनाने की आवश्यकता कैसे पड़ी, उनके मन में कैसा उद्देश्य आया, किस चीज को लेके आया, उन चीज को हमें समझना है कि भारत में अंग्रेजों ने व्यापार का जो अधिकार प्राप्त किया तो कैसे किया, शुरुआत से ही इनका उद्देश्य क्या था, कैसे क्या किया, इन सब चीजों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे और मेरे साथ आप बने रहिए। मैं 100% आपको बेहतर अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और जरूर आपको समझ में आएगा और कोशिश करिए कि आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे से आपको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।